Assalamualaikum. Today's topic is about the benign prostatic hyperplasia. हम फर्स्ट एड USMLE बुक से इसको देखेंगे। SK21 का जो इसका MCQ आया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है ऑलरेडी कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि मेल्स में होता है, यू ऑलरेडी नो। अब वो प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मली तो पड़ा हुआ है कि मेल के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मेल की एज ज़्यादा हो जाती है, कितनी ज़्यादा हो जाती है, 50+ हो जाती है। जैसे ही 50+ हो जाती है एज मेल की, तो फिर ये तंग करना शुरू होता है प्रोस्टेट। सो दिस इज़ एज रिलेटेड डिजीज़ कि जैसे ही एज ज़्यादा होगी फिर, और ऑब्वियसली प्रोस्टेट जो है वो ऐसे तो नहीं लार्ज होने लग जाएगा, ऐसे तो नहीं बड़ा होने लग जाएगा साइज़ में। वो उसके ऊपर कोई हार्मोन एक्ट करेगा तो फिर ही वो ज़्यादा होगा। और फिर कौन से जोन को ये इफेक्ट होगा? ट्रांजिशन जोन। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की पूरी एनाटमी को अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं आगे, लेकिन उसका जो ट्रांजिशन जोन है ना, वहाँ पर एक्चुअली क्या होगा? इनलार्जमेंट होगी। सो इट इज़ नॉट कैंसर, इट इज़ नॉट प्री मिलिग्नेंट। तो हमने प्रोस्टेट कैंसर को अलग से डिस्कस किया हुआ है, मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट की हुई है SK सीरीज़ के अंदर। तो हमने वहाँ पे कैंसर को देखा था कि कैंसर जो था वो एक अलग चीज़ थी, उसमें कैंसर था प्रोस्टेट का। तो ये जस्ट इनलार्ज हो रहा है प्रोस्टेट, इसमें कोई ऐसा वो नहीं हो रही, मतलब समझ लें कि कैंसर स्टेट नहीं है। तो नॉर्मल प्रोस्टेट को देखें क्या होता है। ये ब्लडर आपको नज़र आ रहा है, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। इसकी नीचे आपको नेक नज़र आ रही है, और ये ग्रीन कलर के यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे हैं। दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर से नीचे निकल रहा है ना, यूरिथ्रा के दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। दोनों तरफ मीन्स के उसको कवर किया हुआ है, उसने प्रोस्टेट ग्लैंड ने कवर किया हुआ है। तो नॉर्मल जो यूथेरल ल्यूमेन होता है, देखिए किस तरह खुला हुआ है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ल्यूमेन जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली मसला होगा। तो यहाँ पे इनलार्ज प्रोस्टेट दिखाया हुआ है कि जब प्रोस्टेट बड़ा हो जाएगा साइज़ में, तो जो यूरिथ्रा का ल्यूमेन है वो बंद हो जाएगा। वर्टिकल स्लिट मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल। तो बंद हो जाएगा जब, तो ऑब्वियसली यूरिन जो है वो पास नहीं कर पाएगा। यूरिन जब पास नहीं कर पाएगा सही तरह से, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा, बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा। रात के वक्त सोए हुए यूरिन आएगा। हेजिटेंसी होगी, ऐसे लगेगा जैसे यूरिन आया हुआ है। और अगर निकलेगा भी तो बहुत ही पतली सी स्ट्रीम निकलेगी उसकी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी, वीक स्ट्रीम होगी। फिर शुरू करना, यूरिन को स्टार्ट करना और एंड करना मुश्किल होगा, और पेन होगी यूरिन करते हुए। तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आने लग जाएंगे जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा। तो एक मेल है, बुढ़ा बाबा हो गया है, और जी उसको ये यूरिन करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, तो मस्ट उसको सोचना चाहिए, या डॉक्टर के पास आएगा ऑब्वियसली। तो हमने देखना है कि उसका प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ हो सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो एक तो ब्लैडर के ऊपर भी जोर पड़ रहा है। तो ब्लैडर भी उसको जो है यूरिन को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मतलब वो अपने आप को साइज़ में बड़ा कर लेगा, वो अपने सेल्स के साइज़ को बड़ा करेगा, किसी तरह यूरिन बाहर चला जाए। तो वो भी बेचारा थक जाएगा। और फिर अगर बैक फ्लो करेगा, यूरिन नीचे जाने की बजाय ऊपर जाएगा, तो ऊपर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूरेटर्स हैं। फिर यूरेटर्स जो है वो किडनी के साथ अटैच हैं, तो सारा यूरिन जो है वो किडनीज़ की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से किडनीज़ के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी यूरिन बैकअप की वजह से। और ऑब्वियसली जब यूरिन एक जगह रुका हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जरासीम भी आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कराएंगे। सो ब्लैडर एंड किडनी चेंजेस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो ये सारा है कि इस तरह से जो है वो हमारा प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके डायग्नोस्टिक पैटर्न हमने देखना होता है। हमने देखा था कि प्रोस्टेट कैंसर में BPH जो है वो ज़्यादा था, लेकिन उसमें और भी जो है BPH कह रही हूँ, उसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पर भी ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री PSA ऑफन रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है, और यही हमें इवेलुएशन में हेल्प करती है। इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक, इट इज़ जस्ट फॉर द इवेलुएशन प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ऑब्वियसली हमने ट्रीटमेंट इसका कैसे करना होता है कि देखें, हार्मोन्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो है वो हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से बड़ा होता जा रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने उन हार्मोन्स को रोकना है जो प्रोस्टेट की टिश्यूज़ के अंदर हाइपरप्लेजिया करा रहे हैं, उनका साइज़ नंबर ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देने हैं। एंड्रोजन्स को हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि एंड्रोजन्स का क्या रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो आपको वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन से बनता है, और उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। तो
हमने क्या करना है, हमने 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करना है ताकि टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में ना आए, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ना हो। और जब वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो वो जो स्टिमुलेशन मिल रही थी ना प्रोस्टेट ग्लैंड को बड़े होने की, वो नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्लैंड श्रिंक कर जाएगा। तो कौन से 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं? फिनेस्ट्राइड इसकी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्योंकि हमारे जो है स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, तो हमने जिसकी वजह से यूरिन जो है वो नहीं पास आउट हो रहा, तो हमने अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स देने हैं, जिसमें टेम्सोलोसिन है। टेम्सोलोसिन क्या करेगा कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा ताकि इजीली जो यूरिन है वो पास आउट हो जाए। तो ये रात के वक्त अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि बंदा इजीली यूरिन कर ले, उसका यूरिन जो है वो स्मूथ मसल्स कंट्रैक्शन की बजाय रिलैक्स करे और वो इजीली यूरिन पास आउट कर ले। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट ज़्यादा हो जाएगा, बड़े साइज़ में हो जाएगा, तो उसके लिए मेडिकेशंस अलोन वर्क नहीं करेंगी, ये सारे हार्मोन्स। और जब एक दफ़ा प्रोस्टेट बड़ा हो गया ना, तो उसको निकालने के लिए अगर मतलब उसकी स्टेजेस होती है कितना बड़ा होगा, तो हमने क्या करना है, अगर छोटा है इतना मसला नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट इनलार्ज है, मेडिकेशन से आराम नहीं आ रहा, मरीज़ कहता है कि नहीं जल्दी से मेरी सर्जरी कर दो, मेरे से नहीं इतनी देर में दवाइयाँ खाई जाती, मैं तंग आ गया हूँ, रात को बहुत यूरिन आता है, मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, लाइफस्टाइल उसकी ख़राब हो गई है, उसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन शुरू हो गया है, उसको किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, ब्लैडर उसकी हाइपरट्रॉफी कर गया है, अब बहुत ज़्यादा साइज़ लार्ज है, मेडिकेशन से काम नहीं हो रहा, तो फिर हमने ऑब्वियसली उसकी सर्जरी करनी है। तो सर्जरी में क्या है कि हम ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन करते हैं प्रोस्टेट की, कि हम यूरिथ्रा से अंदर जाते हैं और ऊपर जाके हम प्रोस्टेट को बाहर निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको बाहर निकाल देते हैं, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो BPH is benign enlargement of transition zone of the prostate that compresses the urethra and causes obstructive urinary symptoms in older man। तो ये सारा इसका जो भी हमने बातें की है, इनके सारा इसका लिखा हुआ है, आपने इसको रीड कर लेना है। अब हम इसको फर्स्ट एड USMLE से जो है वो रीड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी रीड करके आपको बताऊँ, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इज़ एज रिलेटेड हार्मोन डिपेंडेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। कहाँ होता है? ट्रांजिशन जोन में। ओल्डर मैन में स्पेशली आफ्टर एज 50 प्रोस्टेट जो है वो एंड्रोजन्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से इनलार्ज हो जाता है। और शुरू में तो ये बिनाइन होता है, ठीक है, मतलब ये कैंसर नहीं है, तो ये प्री मेलिग्नेंट भी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सिग्निफिकेंट यूरिनरी सिम्टम्स कॉज करता है ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली यूरिथ्रा के इर्द गिर्द है, तो इसने उसको ब्लॉक करना है। फिर ट्रांजिशन जोन जो होता है ना, प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, वहाँ पर ये इसके हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, जब ये जोन ज़्यादा होता है तो यूट्रल ह्यूमन बंद हो जाता है, यूरिथ्रा जब बंद हो जाता है तो यूरिन फ्लो नहीं होता, इसी वजह से पेशेंट्स को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आते हैं, जो हमने डिस्कस किया कौन से होते हैं। और इसके अलावा डिस्यूरिया, क्रोनिक इरिटेशन होती है। जब ऑब्स्ट्रक्शन चलती रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लैडर होता है उसको भी बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लैडर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना छोड़ देता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है। अगर और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, तो यूरिन पीछे आने लग जाएगा, किडनीज़ में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देगा, और उसके अलावा वहाँ पे क्योंकि यूरिन पड़ा हुआ है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होंगे। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का क्या रोल है, ये हमने देखा कि ये हमें बताएगा कि अगर ये ज़्यादा होगा टोटल PSA, तो ये हमें बताएगा कि जो है ना BPH में ना टोटल PSA ज़्यादा होता है, फ्री PSA जो है ना वो भी ज़्यादा होता है, लेकिन टोटल PSA ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में PSA का हमने अलग से रोल देखा हुआ है, हम इसको वहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे टोटल PSA ज़्यादा होता है। ठीक है, तो PSA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोस्टेटिक एपिथेलियम। नॉर्मली ये एंटीजन जो होती है ना प्रोस्टेटिक एपिथेलियम रिलीज़ करती है अंडर एंड्रोजन इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली एक प्रोस्टेट एपिथेलियम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन रिलीज़ करेगा नॉर्मली एक नॉर्मल प्रोस्टेट में, लेकिन अगर वही प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया है तो ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाएगा, तो इसी को हमने डिटेक्ट करना होता है इवेलुएशन में। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हमने देख लिया कि हमने यहाँ तो ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन ठीक करनी है या श्रिंकिंग करनी है उसकी, तो अल्फा वन ब्लॉकर्स हैं, टेम्सोलोसिन, टेरोजोसिन। ठीक है, ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, प्रोस्टेट ब्लैडर नेक को जो है वो प्रोस्टेट और ब्लैडर नेक जो है वहाँ की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं ताकि यूरिन इजीली पास हो जाए। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं जिसमें फिनेस्ट्राइड है, ये टेस्टोस्टेरोन को डायटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देता। और इसके अलावा कुछ लोगों में हम सिल्डेनाफिल भी यूज़ करते हैं विच इज़ PDE5 इनहिबिटर्स विच इंक्लूड टाडाडाफिल। ठीक है, ये भी यूरिनरी सिम्टम्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाए, मेडिकल थेरेपी फेल हो जाए, तो फिर हम टर्प प्रोसीजर करते हैं या दूसरी सर्जिकल एब्लेजन मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपने फर्स्ट एड से बुक से रीड कर लेना है। ट्रांजिशन जोन देखें किधर है, एक्चुअली ये आपको प्रोस्टेट नज़र आ रहा है, इसका ये ट्रांजिशन जोन है, ये जो पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये ट्रांजिशन जोन है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यूरिथ्रा के बिल्कुल साथ है। तो अगर ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होगा तो यूरिथ्रा कंप्रेस होगा। सो रिमेंबर कि ट्रांजिशन जोन जो होता है ना वो इसमें इन्वॉल्व होता है।
अब हम इसका MCQ सॉल्व करते हैं। A 70 years old man has difficulty initiating urination। मतलब देखिए बुढ़ा बाबा है और उसको यूरिनेशन का मसला है, बी एक्सट्रीम है उसकी। रेक्टल एग्जामिनेशन जब हमने की तो हमें लार्ज प्रोस्टेट फील हुआ। तो देखिए पर रेक्टल एग्जामिनेशन में फिंगर्स इंसर्ट करके जब हम देखते हैं तो हमें प्रोस्टेट इनलार्ज फील होता है। तो कौन से जो है ना लोब्स वो इनलार्ज होते हैं। अब देखिए हमने देखा कि ट्रांजिशन जोर है, हमने ये नहीं देखा कि कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है। तो ये आपने याद रखना है, मिडल लोब जो होता है ना प्रोस्टेट का वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो मिडल लोब इसका जो है वो आंसर होगा। थोड़ी सी अगर हम पिक्चर्स में देखें ना तो फिर आपको समझ आएगी कि लेटरल लोब्स हैं, ये प्रोस्टेट आपको नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों लेटरल लोब्स होते हैं इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के। और इसके आगे जो ग्रीन वाला है ये एंटीरियर लोब है, और ये जो पीछे पिंक कलर का है ये पोस्टीरियर लोब है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मीडियन लोब ये वाला है, और ग्रीन वाला जो है वो इंटीरियर लोब है, और पिंक वाला जो है वो पोस्टीरियर लोब है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यूरीथ्रा जो है ना वो बिल्कुल मीडियन लोब के आगे की तरफ है। तो अगर मीडियन लोब में प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा तो ये यूरिथ्रा को बंद कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। और अगर हम जोन्स की बात करें तो दिस इज़ ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन ये येलो कलर का है और ये यूरिथ्रा के बिल्कुल करीब है। तो अगर ये लार्ज होगा तो ये यूरिथ्रा को बंद कर देगा। इसी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू कैंसर। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली पेरिफेरल जोन आपको ये नज़र आ रहा है और सेंट्रल जोन आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड प्रोस्टेट कैंसर। अब हमने बहुत डिटेल से देख लिया है प्रोस्टेट कैंसर को भी और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को भी। तो अब हम इनको डिस्टिंग्विश करेंगे कि अगर कोई भी MCQ इसमें से आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो जोन हमने देखा कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का ट्रांजिशन जोन है और प्रोस्टेट कैंसर का जो है वो पेरिफेरल जोन होता है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो दोनों में जो है ओल्डर मैन होते हैं। ठीक है, दोनों में प्रोस्टेट में 50 ईयर्स के बाद, और जो प्रोस्टेट कैंसर है वहाँ पे भी ओल्डर मैन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कैंसर का जो रिस्क है वो एज के साथ ज़्यादा हो जाता है। नेचर ऑफ डिसीज़ की बात करें तो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में बिनाइन हाइपरप्लेजिया होता है, जबकि कैंसर इज़ मिलिग्नेंट। प्री मिलिग्नेंट कौन सा है, कैंसर है, ये नहीं है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। यूरिथ्रा पे जो है अर्ली यूरिथ्रल कंप्रेशन होती है किसमें, BPH में, जबकि जो कैंसर है उसमें कोई अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती क्योंकि पेरिफेरल जोन है ना। तो पेरिफेरल जोन तो बहुत दूर है यूरिथ्रा के, और जो मीडियन लोब है और जो ट्रांजिशनल जोन है वो तो बिल्कुल यूरिथ्रा के करीब है। इस वजह से मैंने आपको बताया यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो BPH में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कैंसर। कैंसर जब बहुत बढ़ जाता है ना फिर जाके यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। मेन प्रेजेंटेशन हमने देख ली कि कैंसर की यूजली एसिम्टोमेटिक होती है इनिशियली, बाद में जाके यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं, बैक पेन, वेट लॉस, हिमोचूरिया होता है। जबकि जो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इसमें सारे सिम्टम्स जो हैं ये सारे आ जाते हैं जो हमने देखे। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है दोनों में, कि कैंसर है तो वो हार्ड इरेगुलर प्रोस्टेट हमें फील होगा, नोड्यूलर फील होगा, जबकि जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है उसमें हमें बड़ा होगा, ग्लैंड फील हो रहा होगा और रबड़ी, और उस तरह से हार्ड नहीं होगा। ठीक है, और पेन जो है ना किस में ज़्यादा होगी, बोन पेन होगी। अगर कैंसर प्रोस्टेट का पीछे कमर में चला गया तो बोन पेन होगी अगर वो मेटास्टाइज कर जाए, जबकि बिनाइन BPH जो है इट इज़ पेनलेस। ओके, और बस वो जो यूरिन करते हुए डिस्यूरिया होता है वही होगी। मेटास्टेसिस ऑब्वियसली कैंसर में होगी टू द बोन, स्पेशली वर्टिब्री। अगर हम PSA लेवल चेक करें तो PSA जो है ना इसके ऊपर थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे कि एक्चुअली PSA में क्या चेंज होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना है, मैं आपको इसके बारे में कंसेप्ट देती हूँ। टोटल PSA और फ्री PSA का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि होता क्या है, नॉर्मली अगर ये प्रोस्टेट है ना फॉर एग्जांपल, तो ये क्या कर रहा होता है, ये ना PSA रिलीज़ कर रहा होता है ब्लड के अंदर। अब PSA जो होता है ना ब्लड में आता है, ये नॉर्मली क्यों आता है, क्योंकि ये PSA जो है ना नॉर्मली जो सीमेन होता है उसको लिक्विफाई कर रहा होता है। तो अगर ये ब्लड में जाएगा ना तो ब्लड में या तो ये फ्रीली चलेगा या ये प्रोटीन के साथ बाउंड होगा। ओके, सो आपने हमेशा याद रखना है जो हमारा प्रोस्टेट BPH है ना, BPH में ना हमारा जो प्रोस्टेट PSA होता है वो फ्री PSA ज़्यादा होता है, मतलब बाउंड फॉर्म में इतना ज़्यादा नहीं होता। जो फ्री PSA ज़्यादा होता है ना, टोटल जो होता है ना, टोटल वो होता है फ्री प्लस बाउंड। तो फ्री PSA जो होता है ना BPA में वो ज़्यादा होता है, फ्री PSA BPA में ज़्यादा होता है BPH में। ठीक है, जबकि जो बाउंड होता है ना PSA वो कैंसर में ज़्यादा होता है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है। और टोटल PSA अगर फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है और उसका टोटल PSA 6 है और दूसरा मरीज़ है उसका भी 6 है, हमें कैसे पता चलेगा किस में BPH है और किस में कैंसर है। इससे आपको सही समझ आएगी कि अगर हम उनका फ्री PSA चेक करेंगे और बाउंड PSA चेक करेंगे तो जिसमें फ्री PSA ज़्यादा होगा उसमें BPH होगा, जिसमें बाउंड PSA ज़्यादा होगा उसमें कैंसर होगा। तो ये बात है, इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे PSA के कि किस तरह से हमें पता चलेगा PSA से कि कैंसर है या BPH है। सो BPH में टोटल PSA जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और जो टोटल PSA है वो हमारे कैंसर में भी
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में कि जो BPH है उसमें फ्री PSA ज़्यादा होगा, और जो कैंसर है उसमें जो है जो बाउंड PSA है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि क्यों फ्री PSA ज़्यादा है? क्योंकि फ्री PSA जो है वो बिनाइन इनलार्ज जो ग्लैंड है वो ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। कैंसर में क्योंकि सारा आर्किटेक्चर ख़राब हो गया है, इस वजह से प्रोटीन बाउंड जो है PSA वो ज़्यादा है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्लू क्या है कि अगर कोई पेशेंट है उसके रीनरी ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स डोमिनेट कर रहे हैं तो वो BPH होगा, जिसमें हार्ड नोड्यूल हमें फील हुआ है, उसका एलिवेटेड PSA है, बाउंड PSA ज़्यादा है, पेरिफेरल जोन लीजन है, तो समझें कि वो कैंसर है। ट्रीटमेंट क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैंसर में तो हम सर्जरी रेडिएशन वगैरह ही करेंगे, और जो हमारा है BPH उसमें तो हम मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस वजह से आपने याद रखना है कि अभी हमारा जो MCQ था उसमें हमने देखा कि BPH जो है ना वो मीडियन लोब को इन्वॉल्व करता है, और जबकि और ट्रांजिशन जोन को इन्वॉल्व करता है। अगर कैंसर अगर आपको ये भी MCQ आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है। BPH में फ्री PSA ज़्यादा होता है, प्रोस्टेट कैंसर में बाउंड PSA ज़्यादा होता है। ओके, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, प्रोस्टेट कैंसर को और BPH को। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। इसमें से कोई भी MCQ आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ ऑल अबाउट।